टूटने का डर सता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर वहां की आवाम की रातों की नींद गायब है। दरअसल भारत की नई संसद में अखंड भारत का खूबसूरत म्यूरल आर्ट या कहें नक्शे को देखकर पाकिस्तान के चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं। सड़कों पर घूम घूम कर पाकिस्तान के लोग इस बात से डरे हुए हैं कि उनका मुल्क टूट जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के भीतर घबराहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान की गरीबी में एक तो आटा गीला, ऊपर से चेहरे का नक्शा भी बिगड़ रहा है। अखंड भारत का ट्रेलर देख। पाकिस्तान में दिखी डर की पिक्चर। अखंड भारत देख, पाकिस्तान के निकले आंसू। भारत की नई संसद के भीतर म्यूरल आर्ट यानी अखंड भारत का वो नक्शा जो प्राचीन भारत की याद दिलाता है, जो सशक्त भारत का दूर तक फैला विशाल साम्राज्य दिखाता है। उसकी तस्वीर जब भी कोई पाकिस्तानी देख रहा है, उसे रोना छूट रहा है, उसकी सांसें अटक रही हैं, क्योंकि इस तस्वीर से पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। उनके मन में सवाल आ रहे हैं कि कहीं वो यानी भारत पाकिस्तान को तोड़ना तो नहीं चाह रहा, जंग तो नहीं करने वाला है। पाकिस्तानी को ये म्यूरल आर्ट खटक रहा है। हालत ये हो गई है कि वहां की आवाम जो सड़कों पर निकली हुई है, उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो बेहद डरे हुए हैं। वजह क्या है, आप खुद देख लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के नक्शे में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाके को भी दिखाया गया है। ये बदनीयती है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है, जो न केवल उसके पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी दबाना चाहती है। यही नहीं, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि इंडिया विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए आगे आए। हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी को याद भी रहता है कि भारत दुनिया में अमन चैन के लिए जाना जाता है, ना कि युद्ध के लिए। फिर भी उनकी सांसें अटकी हुई हैं। आपको बता दें कि इसमें वर्तमान पाकिस्तान के कई इलाके जैसे तक्षशिला, सिंधु, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे। दूसरी तरफ नेपाल के वामपंथी भी भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगे हैं, जबकि नेपाल के लोग जानते हैं कि भारत नेपाल की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी ही है। दोनों अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। कई बार लगता शरीर दो है, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक है। जाहिर है सदियों से पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी समृद्ध है। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि नए संसद में भारत की अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है, और यदि पुराने काल में भारत कितना उसके बड़ा था, एक अखंड देश कैसा होता था, उसकी जानकारी है, तो इसमें कोई आलोचना की गुंजाइश है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवाद तो पता है, जाहिर है पाकिस्तान को वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इसलिए पाकिस्तान परेशान है, टूटने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यही है वो अखंड भारत का म्यूरल आर्ट या कहीं नक्शा जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या। दरअसल अखंड भारत असल में प्राचीन भारत है। नए संसद भवन में जो म्यूरल आर्ट है, उसके मुताबिक भारत की सीमाएं दूर दूर तक विशाल साम्राज्य की तरफ फैली हुई थी। अखंड भारत म्यूरल के उत्तरी हिस्से में उत्तरापथ, पुरुषपुर, सिंधु, मानसाहरी, तक्षशिला हैं, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। पूर्व में कामरूप और
प्राग ज्योतिषपुर को दिखाया गया है। इसमें लुम्बिनी और कपिलवस्तु भी हैं, जो वर्तमान में नेपाल में है। एक बात और भी है कि 1947 में पाकिस्तान का बनना असल में पिछले 2500 सालों में भारत का 24वां विभाजन माना जाता है। वहीं 1857 से पहले 1947 के बीच ही भारत से टूटकर 7 नए देश बने। अखंड भारत की सीमाएं हिमालय से लेकर हिंद महासागर, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान तक फैली हुई थी। विकिपीडिया के मुताबिक अखंड भारत से उद्देश्य ये है कि अखंड भारत से अलग हुए इन देशों को दोबारा भारत में मिलाकर अविभाजित अखंड भारत का पुनर्निर्माण करें। अखंड भारत का निर्माण सैद्धांतिक रूप से हिंदू एकता तथा शुद्धि से जुड़ा है। प्राचीन काल में अखंड भारतवर्ष हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल और अरुणाचल से बर्मा, इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीलंका तक और हिंदू कुश से नीचे सिंधु के अरब सागर में मिलने तक फैला था। हिंदुस्तान की संसद के बाद शहबाज शरीफ पर अगली मुसीबत पाकिस्तानी संसद में ही आ गई है। पाकिस्तानी संसद की एक कमेटी ने भारत के साथ संबंध सुधारने की सिफारिश की है। हालांकि 2019 में पाकिस्तान ने ही ऐलान किया था कि जब तक कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं होगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। और अब भारत से दोस्ती की बात सुनकर लगता है मानो पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है। पाकिस्तान की संसदीय कमेटी ने शहबाज शरीफ को मोदी से रिक्वेस्ट करने के लिए कहा है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब इस्लामाबाद की सरकार भारत से संबंध सुधारने के लिए मिन्नतें करेगी। इस खबर का पूरा सच जानने के लिए पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की हेडलाइन देखिए। इसमें लिखा है कि भारत को इस्लामाबाद में अपने उच्चायुक्त को वापस बहाल करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान के संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने की है। आगे इस खबर में यह भी लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अपने अपने हाई कमिश्नर दोबारा तैनात करने चाहिए। मतलब यह है कि जो बात शहबाज शरीफ खुद नहीं कहना चाहते वो उन्होंने पाकिस्तानी संसद की कमेटी के जरिए कहलवा दी। पाकिस्तान के वजीर आजम चाहते हैं कि भारत से रिश्ते की किसी तरह दोबारा बहाल हो जाएं। जिस संसदीय कमेटी ने भारत से संबंध बहाल करने की बात की उसमें पाकिस्तान की सभी पार्टियों के मेंबर्स शामिल हैं। विदेशी मामलों को देखने वाली स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 मेंबर्स हैं। इसके अध्यक्ष इंडिपेंडेंट हैं, पर मेंबर्स में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान तीनों की पार्टी के सांसद हैं। यह खबर जैसे ही लीक हुई, शहबाज सरकार ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट से बयान जारी करवा दिया। असल में इस कमेटी को बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद ही ये नई खबर आई है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के हाई कमीशन 2019 से उच्चायुक्त नहीं है, यानी पिछले 4 सालों से दोनों देशों के उच्चायोग में सबसे बड़े अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह से संबंध सामान्य हो और इस बीच भारत की सॉलिड फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को अकेले पड़ने का एहसास करवा रही है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री SCO मीटिंग में गोवा आए थे। तब विदेश मंत्री जयशंकर ने बिलावल को दूर से ही नमस्ते किया था और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर धोया था। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अब तक भारत के सामने ये प्रस्ताव नहीं रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सरकार और आतंकी संगठनों के बीच गहरी दोस्ती है। इसका नया सबूत सामने आया है। पाकिस्तान में ऐसी बातें चल रही हैं कि पूर्व PM इमरान खान कानून से बचने के लिए आतंकियों की मदद लेने की तैयारी में है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इमरान को समर्थन दिया है। TTP ने पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा को लेकर इमरान खान की तारीफ की है। TTP ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने के लिए इमरान से मदद मांगी है। तहरीके तालिबान ने कहा कि शरिया कानून की सोच रखने वाले एक साथ आए। इमरान की तारीफ करने वाले TTP पाकिस्तान में ही कई बार टेरर अटैक कर चुका है। 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल में 132 बच्चों की जो मौत हुई थी उसका जिम्मेदार तहरीके तालिबान को बताया गया है। तहरीके तालिबान के खिलाफ इमरान ने कभी बयान नहीं दिया और बतौर PM उन्होंने TTP के साथ समझौते को भी मंजूरी दी थी। आतंकियों का समर्थन करने की वजह से पाकिस्तान में इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है। शहबाज शरीफ के PM बनने के बाद से TTP ने आतंकी हमले और तेज किए हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया सवाल उठा रहा है कि क्या TTP की मदद से इमरान सेना पर दबाव डालना चाहते हैं।
शहबाज शरीफ के सामने एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इस साल जनवरी से पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार अपनी जनता को बरगला रहे थे कि बस किसी भी दिन आईएमएफ कर्ज में करोड़ों डॉलर दे देगा, लेकिन वो सब कुछ झूठ निकला। आईएमएफ से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, उल्टा पाकिस्तान में महंगाई का रिकॉर्ड बन गया। आईएमएफ ने शहबाज के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। डिफॉल्ट से बचने के चक्कर में पाकिस्तान ने महंगाई का रिकॉर्ड बना दिया। शहबाज शरीफ के सामने मुसीबतों का पहाड़ है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 100 करोड़ डॉलर तो क्या, $1 भी नहीं दिया। अब शहबाज शरीफ ने दोबारा आईएमएफ के सामने झोली फैलाकर गुहार लगाई है। मतलब पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के सामने कटोरा फैलाने का ही ऑप्शन है। आखिर उसका दोस्त चीन कब तक उसके कटोरे में पैसा डालेगा? एक ना एक दिन तो चीन भी हाथ खड़े कर सकता है। अगर आपने बेइज्जती करा के बैठना है तो बेहतर है कि इज्जत से जाके बैठे। ये जो प्लान बी है, अगर वो प्लान बी उनके पास कोई है तो बता दें प्लान बी क्या है। पाकिस्तान को आईएमएफ से 650 करोड़ डॉलर मिलना था, जिसकी पहली किश्त के तौर पर करीब 100 करोड़ डॉलर मिलना था। इस साल जनवरी से लेकर अब तक आईएमएफ के साथ 8 राउंड की बैठक हुई, लेकिन पाकिस्तान का कटोरा खाली ही रह गया। अब शहबाज सरकार आईएमएफ से मिली उस बेइज्जती को भुलाकर फिर से आईएमएफ के पास ही जाने की तैयारी कर रही है। अब की बार 2,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए आईएमएफ से गुहार लगाया है। इस बार शहबाज शरीफ ने ही आईएमएफ से बात की है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जम्मू कश्मीर के युवा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ से घाटी में माहौल बिगाड़ने की साजिश अब फेल हो रही है। एलओसी पर जम्मू के नौजवान दीवार पाक टेरर के सामने खड़े हैं। जम्मू के बेटे और बेटियां बॉर्डर पर कैसे पाकिस्तान को तमाचा जड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सर पहले से हालात बहुत बेहतर हैं। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़कियां कोशिश कर रही हैं कि हर एक प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो की जा सके। ये सारा बच्चा जितना भी बॉर्डर में है, इनका एक ही मोटो रहता है कि हम आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें। देशभक्ति की भावना तो हमें बहुत अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर की यंग जनरेशन ने बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को तमाचा मारा है। जम्मू में एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव हुए और सबसे बड़ा बदलाव ये कि बॉर्डर एरियाज पे पूरी तरह से शांति डेवलप है। पिछले कई सालों से लगातार सीज फायर वॉल्यूशन ना हो। जम्मू में ऐसे करीब 20 ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां युवा देश सेवा करके भविष्य संवारने की कसरत में जुटे हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इन सभी बच्चों को यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से जो गेम्स हैं वो भी यहाँ पर खिलाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सभी गेम्स जो हैं वो इसीलिए यहाँ पर खिलाई जाती हैं ताकि मानसिक तौर पर ये बच्चे जो हैं वो तैयार रहें। जम्मू प्रशासन ने साल 2016 में CDYT यानी सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट नाम से एक अभियान शुरू किया था। इस ट्रेनिंग के बाद जम्मू में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स में युवाओं की बड़ी भीड़ दिख रही है। सर हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि सर हम पहले भी यहाँ पे रनिंग करते थे तो उस टाइम सर हमें अच्छी कोई गाइडेंस नहीं मिलती थी, लेकिन अभी सर के कारण हमें अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो फिजिकली भी हम फिट हो रहे हैं। जुनून तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजिकल के साथ साथ हमें एकेडमिक जो बुक्स की स्टडी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए फिजिकल के साथ साथ जो रिटर्न का मटेरियल है वो भी हमको मिलता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेना के लिए ट्रेनिंग को लेकर जितना उत्साह लड़कों में है, उससे कहीं ज्यादा जोश बेटियां दिखा रही हैं। देशभक्ति की भावना तो हमें बहुत अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम आर्म फोर्सेस में सर्व करें। जैसे कि आजकल NDA CDS वगैरह की एंड जैग एंट्रीज निकलती हैं, टेक्निकल एंट्रीज आर्म फोर्सेस में जो भी बच्चे सर्व करना चाहते हैं दे कैन डू हियर। पहले था कि बॉर्डर एरिया में हमें इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सर अब ये हमारे एक घर में आ गया है, तो सर ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पहले बॉर्डर एरियाज में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट इनकी मतलब उसकी वजह से हमें जो है ये मिला, तो इसके लिए हमें काफ़ी बेनिफिट्स है। बेल्ट फोर्स में भी अगर हमें जाना हो तो और भी किसी फील्ड में जाना हो तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अकेडमिक भी हमें पढ़ाते हैं और फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। देश सेवा के इसी जज्बे के साथ बॉर्डर पर अब तक 7,000 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिनमें से 700 नौजवान आर्मी और दूसरे फोर्सेस ज्वाइन करने में कामयाब हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रेनिंग सेंटर के अनुभवी ट्रेनर भी हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं।
और बच्चों को हर वो बारीकी सिखाते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है। आर्म फोर्स में जैसे बच्चे अग्निवीर में तकरीबन 17 और 18 जो क्लास 10 कर रहे हैं पास हुए हैं। इन्हीं का जब मैंने टाइम देखा था तो सिर्फ फर्स्ट दिन 2 ही लड़के जो अपने टाइम से रनिंग कर सकते। अभी तकरीबन 17 में से 12 लड़के जो अपने 5.5 मिनट में आ रहे हैं। तो जैसे 1-2 दिन में और लास्ट 3 महीने में वो 17 के 17 भर्ती से पहले फिट हो जाएंगे दौड़ने। मेरा जो चौथा बैच है, इससे पहले मैंने 3 बैच लगा चुका हूँ और अभी जो चौथे बैच को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जहाँ पे हर प्रकार की ट्रेनिंग जो हम फिजिकली और एकेडमिक दोनों अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। फिटनेस के साथ साथ युवाओं की एकेडमिक ट्रेनिंग पर भी पूरा फोकस किया जाता है ताकि वो दूसरी परीक्षा भी आसानी से पास कर सके। मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के साथ साथ इन सभी बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो यहाँ पर की जाती है ताकि आर्म फोर्सेस और किसी भी बल फोर्सेस में अगर इन्हें जाना हो तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरी तरह से तैयार रहें। लगातार सुबह ही जो कोचिंग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, टीचर्स जो है इनकी पढ़ाई करते हैं और साथ ही में पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हर एक तरह की जो जरूरी नॉलेज है वो इन्हें दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बेटियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जा रहा है। हर युवा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि वो जिस सेक्टर में जाए वहाँ की चुनौतियों का सामना कर सके। भर्ती हुई, नौकरी लगी, बहुत अच्छी बात है, बट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अब सिर्फ इन चीज़ें नहीं, ये हमारी अमरनाथ यात्रा में मदद करते हैं और भी कोई भी इनिशिएटिव जैसे हमने एंटी ड्रग्स में जो भी चीज़ें स्पोर्ट्स मीट्स की हैं, जो भी की हैं, दे हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ दिस। जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। बॉर्डर पर हमेशा बंदूक के साए में रहने वाले युवा आज पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़े हैं। कोशिश ये की जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाए ताकि जो युवा आज कहीं ना कहीं ड्रग्स में जा रहा है या अलग अलग एक्टिविटीज में जा रहा है वो कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर योगदान दे और उसी तरह के इनिशिएटिव से आज जो मदद है वो मिल रही है। उसी का नतीजा है कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो रहा है और ये सभी युवा आज देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ अजत फोरा, जी मीडिया, शामी सेक्टर, अखनूर। और राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल ने अमेरिका से IUML को सेक्युलर पार्टी बताया था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस के नेता बीजेपी को इतिहास का ज्ञान देने में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया। राहुल का एक बयान उनके और उनकी पार्टी के लिए नई आफत बन गया है। राहुल ने IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर नया सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुस्लिम लीग मुद्दे पर बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समझ में नहीं आता, मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। राहुल के एक बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सवाल यह है कि राहुल आखिर इंडियन मुस्लिम लीग को सेकुलर क्यों बता रहे हैं? इस बयान को मुस्लिम लीग नाम की 2 अलग अलग पार्टियों से जोड़ा जा रहा है। पहली पार्टी है जिन्ना की मुस्लिम लीग और दूसरी इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे जिन्ना की मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, उसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी के बाद 1948 में तत्कालीन मद्रास और आज के चेन्नई में हुई। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने भारत के आजाद होने से पहले अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मकसद है भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना। देश विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी।
जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विभाजन के बाद भारत में चुनाव लड़ा और 1957 को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव में उनके कम से कम 2 सांसद जरूर जीते। मुस्लिम लीग आजकल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम से जानी जाती है, जबकि IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है। इसके साथ ही तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार मुस्लिमों को आरक्षण और शरिया कानून लागू करने की वकालत करती रही है। यानी जिस पार्टी को राहुल गांधी 7 समंदर पार से सेकुलर बता रहे हैं, उसकी विचारधारा कम्युनल बताई जाती है। इस पार्टी और जिन्ना की मुस्लिम लीग में कई समानताएं हैं। 2024 का माहौल बन रहा है। राहुल विदेश में हैं और मुस्लिम लीग पर उनके बयान ने नया सियासी टूर्नामेंट शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में 28 मई को साक्षी नाम की लड़की की बेरहमी से हत्या हो गई थी। हत्या का आरोपी साहिल नाम का शख्स है जो जेल में बंद है। अब खुलासा हुआ है, एक मैसेज के कारण साहिल ने गुस्से में साक्षी की चाकुओं से हत्या कर दी थी। एक इंस्टाग्राम मैसेज कत्ल की वजह। एक स्क्रीनशॉट, साहिल बन गया हैवान। 16 साल की साक्षी की बर्बरता से हत्या की वजह इंस्टाग्राम का चैट है, जिसने साहिल और साक्षी के रिश्ते को खूनी अंजाम में बदल दिया। साक्षी ने साहिल को एक सच्चाई बताई, जिससे साहिल ने अपना आपा खो दिया और साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल साक्षी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण के बीच 14 अप्रैल की रात ऑनलाइन चैटिंग हुई थी। दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। साक्षी ने प्रवीण के साथ की गई चैटिंग का स्क्रीनशॉट साहिल को भेज दिया। साक्षी चाहती तो ये चैटिंग छिपा सकती थी, लेकिन साक्षी ने ऐसा नहीं किया। साक्षी ने प्रवीण के मैसेज का स्क्रीनशॉट साहिल को भेजा और लिखा, ये देखो और कुछ मत बोलना, अभी इसे भी कुछ नहीं कहना। अब क्या दिक्कत है तुम्हें, कॉल कर लेना मेरे पास। साक्षी की ईमानदारी को साहिल शक की नजर से देखने लगा और दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई।